दोस्तों, हाल ही में 51st एनिवर्सरी ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन के अवसर पर AIBEA यानी कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन ने 2426 बोरोवर्स को विलफुल डिफॉल्टर्स की श्रेणी में घोषित कर दिया। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मल डिफॉल्टर्स क्या है और विलफुल डिफॉल्टर्स क्या है। तो नॉर्मल डिफॉल्टर्स वो लोग हैं जो कि सामान्यतः बैंक से कर्जा लेते हैं, EMI रेगुलरली भरते हैं, मगर किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, जैसे कि अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, उसकी वजह से जो धंधा रोजगार में बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, धंधा रोजगार सब कुछ बंद हो गया है, उसकी वजह से, उसी रीज़न की वजह से वो EMI पे नहीं कर पा रहे हैं या अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। तो उनके पास जो है एक जेन्युइन रीज़न है कि इस वजह से वो लोग अपना कर्जा जो है चुका नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गए जेन्युइन या फिर नॉर्मल डिफॉल्टर्स। और विलफुल डिफॉल्टर्स क्या है? विलफुल डिफॉल्टर्स वो लोग हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि जिनके पास इनफ असेट्स है, अपना जो कर्जा चुकाने के लिए उनके पास संपत्ति है, उनके पास पैसा है, मगर नहीं है तो उनके पास नीयत नहीं है। पैसा चुकाने की नीयत न होने के कारण अगर वो लोग कर्जा नहीं चुकाते हैं तो वो होते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल डिफॉल्टर्स जो है उनके अधिकार क्या क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं एडवोकेट अमित रावल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे देश का जो आम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं अपने सपने पूरे करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हद तक लोन्स पे डिपेंड रहते हैं। अब उनको अगर कोई परेशानी आती है, जैसे कि उनका बिजनेस नहीं चलता है या कोई और कारण, जेन्युइन रीज़न हो, उसकी वजह से वो अपना कर्जा चुका नहीं पाते हैं, अपना EMI टाइम से नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, खासकर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, जो प्राइवेट कंपनीज जो है, प्राइवेट बैंक जो है, या फिर कहते हैं कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जो है, वो क्या करती है, ये जो नॉर्मल डिफॉल्टर्स हैं, ये क्यों ना हो, तो उस तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं। जैसे कि उनको बार बार फ़ोन करना, फ़ोन पे गाली गलौज करना, और टाइम न देखते हुए किसी भी टाइम पे उनके घर पहुंच जाना, उनकी पड़ोसियों से बात करना, उनको पड़ोसियों को ये बताना कि ये भाई पे हफ्ता नहीं दे रहा है, ये भाई पैसा नहीं भरा, ये भाई कर्जा नहीं दे रहा है। मतलब किसी भी तरह से वो समाज में उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे, या यूं कहे कि उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। तो ऐसे वक्त में ऐसे नॉर्मल डिफॉल्टर्स के पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, उनके पास क्या क्या उपाय हैं, तो आज बात करेंगे उनके बारे में। अगर कोई व्यक्ति 90 दिन के भीतर या फिर 90 दिन के ज़्यादा दिनों तक अगर कोई EMI नहीं भर पाता, या तो लोग बैंक का कर्जा नहीं रिपे कर पाता, तो उसका जो अकाउंट है वो NPA की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ऐसे समय उनके पास क्या क्या अधिकार हैं? तो सबसे पहला अधिकार है नोटिस का। अगर आप EMI पे नहीं कर पाते या फिर अपना कर्जा जेन्युइन रीज़न की वजह से अगर आप नहीं भर पाते हैं, नहीं रिपे कर पाते हैं, तो आपको अधिकार है, नोटिस आपको मिलना चाहिए। आप अगर EMI नहीं पे कर पाते हैं तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर बैंकिंग सेक्टर है, वो आपको 7 दिन का यानी कि 60 डेज़ का आपको नोटिस देगा। उस दौरान आपको ये पेमेंट करना है। अगर आप ये नोटिस आने के बाद 60 डेज़ में पेमेंट नहीं करते हो, तब भी आपको, अगर आपकी प्रॉपर्टी वो सीज करना चाहते हैं,
तब भी उनको 30 दिन का और एक नोटिस देना पड़ता है। और ये जो कानून लागू होता है वो होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जिसको हम सरफेसी एक्ट के नाम से जानते हैं। उसके तहत ये सब प्रोसीजर इनको फॉलो करना पड़ता है। अब मान लीजिए 30 दिन का नोटिस भी आपको मिल गया है, तो आपके पास दूसरा जो अधिकार है वो है आपकी जो प्रॉपर्टी है उनकी सही वैल्यू को सुनिश्चित करना। मान लीजिए आपका कर्जा 10 लाख का है और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है 20 लाख रुपया। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 नहीं ज़्यादा है और आपको कोई 20 या 20 लाख से ज़्यादा अगर कोई पेमेंट करने को तैयार है, अगर आपको प्राइस मिल रही है किसी और के साथ, तो आप डायरेक्टली उन व्यक्ति को बैंक के पास ले जा सकते हैं। तीसरा जो आपका अधिकार है वो है बाकी रकम को हासिल करना। मान लीजिए 10 लाख के आपके लोन हैं और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है 25 लाख रुपया, तो 15 लाख रुपया आपको वापस मिलना चाहिए। हाँ, हालांकि अगर ये जो आपकी प्रॉपर्टी की जो नीलामी होगी, नीलामी का जो संचालन का खर्चा जो आता है वो मान लीजिए 50,000 आता है, तो 25 लाख में से 10,50,000 रुपया काट के बाकी की जो रकम होती है वो रकम आपको वापस मिलनी चाहिए, और ये रकम बैंक आपको देने के लिए बंधा हुआ है। उसके बाद आपका दूसरा अधिकार है सुनवाई का। अगर बैंक से आपको नोटिस मिलती है तो आप अपनी जो आपत्ति है वो आपत्ति आप बैंक में जाकर दर्ज करवा सकते हैं, और जो बैंक अधिकारी है जिसके पास आपने आपत्ति को दर्ज कराया है उनको 7 दिनों के भीतर, 7 दिनों के अंदर आपको उसका जवाब देना है। और अगर आपकी जो आपत्ति है उसको रद्द कर दिया जाता है तब भी बैंक को आपको वैलिड रीज़न बताना पड़ता है। दोस्तों, ये जो भी बैंकिंग सेक्टर है वो आरबीआई के कंट्रोल में आते हैं, और नॉर्मल डिफॉल्टर्स का जो 5वां अधिकार है वो है मानवीय अधिकार, यानी कि ह्यूमनली ट्रीटमेंट। देखिए, ये जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर खास करके जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को रिकवरी के लिए नहीं भेजते हैं, मगर त्राहित पक्षकार थर्ड पर्सन को वो, यानी कि रिकवरी एजेंसी को वो रिकवरी का काम सौंपते हैं। अब काफ़ी हद तक जो रिकवरी एजेंसी होती है उनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी रूड होता है। कभी कभी क्या होता है, डिफॉल्टर्स जो है वो समझ लो जाने कि आतंकवादी क्यों ना हो, उनका बिहेवियर कुछ इस तरह से उनके विरुद्ध में होता है, जैसे कि ये लोग किसी भी टाइम पे उनके घर पहुंच जाते हैं, जबकि गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही रिकवरी एजेंट या कोई रिकवरी का आदमी किसी भी डिफॉल्टर के घर जा सकता है 7 बजे से लेकर 7 बजे तक, शाम को 7 बजे। मगर ये लोग किसी भी टाइम पे चले जाते हैं, कभी कभी रात को 9-10 बजे भी जाते हैं, वहाँ जाके गाली गलौज करते हैं, कभी कभी तो मारपीट भी करते हैं, जान ले लेने की धमकियाँ भी देते हैं, अड़ोस पड़ोस वालों को भी बताते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। तो दोस्तों, ये फेयर प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप तुरंत ही पुलिस स्टेशन में फरियाद रजिस्टर करवाएं और एक रिटन कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आप दे सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे देश में ये होता है कि जो बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जैसे कि गीतांजलि जेम्स है, एबीजे शिपयार्ड है, किंगफिशर एयरलाइंस है, तो उनके विरुद्ध में बैंक कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मिडिल क्लास के लोग जो हैं छोटे छोटे, तो अपना गुस्सा वो इन लोगों को निकालते हैं। गुजराती में एक कहावत है कि पाड़ा ना वाके पखाली ने डाल। तो कुछ ऐसी परिस्थिति डिफॉल्टर्स के मामले में ज़्यादातर सामने आ रही है। तो जो नॉर्मल डिफॉल्टर्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास जो भी रेमेडी है इस वीडियो में जो बताई गई है उसका इस्तेमाल करें
तो समझ लीजिए, किसी को भी, किसी भी रिकवरी एजेंट को गाली गलौज करने का, मारने का, धमकी देने का अधिकार कतई नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस मामले में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर लीगल असिस्टेंस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम डालने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।